हेलो नमस्कार साथियों, मैं मणिकांत मणिपीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग स्वतंत्र भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम का कुछ महत्वपूर्ण अध्याय को लेकर के आए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष की संगठित शुरुआत कहां से होती है और हम कैसे कैसे अपने स्वतंत्रता को हासिल करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज का क्लास इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए जो मोटिवेशनल कोटेशन है वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी आपके जीवन में अगर कष्ट दुख नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है। जीवन तो कष्ट के लिए ही है, कष्ट ही जीवन है। और जीवन में अगर कष्ट है, इससे दूर नहीं भागना, बस इससे निकलने का प्रयास करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समस्याएं आएगी, लेकिन उनसे हमें लड़ना है, समस्याओं से भागना नहीं है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी को देखेंगे कि भारत स्वतंत्रता संघर्ष में कैसे आगे बढ़ता है। जैसे हम लोगों ने पिछले अध्याय में कुछ टॉपिक को हम लोगों ने किया है, उसके माध्यम से आप जान पाए होंगे अभी तक कि 1757 की प्लासी लड़ाई, 1764 के बक्सर लड़ाई के बाद कैसे कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य भारत में फैलाता है। और यह साम्राज्य उनका जब क्या बोलते हैं कि कोई चुनौती देने वाला नहीं रह जाता है उसके सामने, तो यह धीरे धीरे डेवलप करके पूरे भारत को अपने अधीन कर लेता है। और इसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ने का शुरुआत, जो संगठित शुरुआत करते हैं, उसकी शुरुआत हम लगभग कांग्रेस की स्थापना से मानते हैं। वैसे तो अंग्रेजों की शोषण शक्ति का विरोध हम कई बार किए हैं, कई जगह स्थानीय स्तर पर कई बार हुए, जिसमें हम लोग सैनिक विद्रोह देखते हैं, किसान विद्रोह देखते हैं, सन्यासी विद्रोह देखते हैं, आदिवासी विद्रोह देखते हैं। तो ऐसे सभी विद्रोह हुए, लेकिन वे स्थानीय स्तर के थे, छोटे स्तर पे थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के साथ जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी शुरू होती है, वह है 1885 के कांग्रेस की स्थापना से। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो 1885 से हम प्रयास करेंगे कि 1947 यानी देश की स्वतंत्रता तक आते आते हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी कैसे कैसे लिखे हैं। तो हम लोगों का आज जिक्र यहीं से होगा, कांग्रेस की स्थापना से चलेंगे और 1947 ईस्वी तक भारत आजादी के उस पड़ाव को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें, स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी की बात करें, तो हम ये स्वतंत्रता संघर्ष इतनी आसानी से हमें हासिल नहीं हो जाती है। यह कई चरणों में कई लोगों के बलिदानों से होता है। कहा जाता है ना भारत, इसीलिए तो राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि सभी का खून सना है इस मिट्टी में, यह हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मतलब यहाँ देखेंगे कैसे एक युवा अपना बलिदान दे देता है, कैसे एक मुस्लिम अपना बलिदान दे देते हैं, कैसे हिंदू अपना बलिदान देता है, कैसे महिलाएं अपनी बलिदान देती है, कैसे बहनें आकर के आगे आती है। यहाँ में सभी का खून सना है, इसीलिए कहते हैं कि सभी का खून सना है इस मिट्टी में, यह हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो आप जब चलते हैं स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी लिखने, तो आप कांग्रेस की स्थापना से जब शुरुआत करते हैं तो यह 3 पार्ट में नजर आएगा आपको। 3 पार्ट में कांग्रेस का स्वतंत्रता संघर्ष नजर आएगा। और इसमें हम लोग चरण अगर देखें तो यह पहला चरण होगा 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का, यह पहला चरण होगा। उसके बाद जब बात करेंगे हम लोग द्वितीय चरण की, तो यह 1905 ईस्वी से लेकर के लगभग 1917 ईस्वी तक का रहेगा। तृतीय चरण की बात करेंगे, तीसरा चरण जब देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष का, यह चरण आपका होगा 1917 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का। आपको पता है, आप थोड़ा सा इसे 1947 तक बढ़ने में हम देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष 3 चरणों में पूरा होता है। और 3 चरण में जब स्वतंत्रता संघर्ष को हम देखेंगे, 3 चरण में जब हम स्वतंत्रता संघर्ष को देखेंगे तो यह हमारा पहला चरण है। क्या है? पहला चरण है। तो हम लोग इसे देख लें, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण और ये है आपका तीसरा चरण। तो जब इस चरण की बात करें 1885 से 1905 ईस्वी तक का, यहाँ कांग्रेस शैशव अवस्था में रहता है। कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी भर रही है। कांग्रेस का यहाँ पर काम अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ना नहीं है, यहाँ काम है भारतीयों में जागरूकता को उत्पन्न करना कि भारत के लोग अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति करना शुरू करें, संगठित वे में लड़ना शुरू करें, संवैधानिक तरीके से हम आगे बढ़ें। क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति आप देखे होंगे, जहां में कि लड़ाई लड़ने के लिए हम अगर शस्त्र के साथ अंग्रेजों से लड़ते थे हम पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजों के सामने हम शस्त्र उठाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं।
यहाँ तक 1885 ईस्वी तक आते आते हमारे भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ होते हैं, कई महत्वपूर्ण राजनीति के जानकार होते हैं। उन लोगों का कहना है कि अब हमें संगठित और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी और लोगों को अपने साथ लेना होगा, पूरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को भरना होगा। तो इनका प्रारंभिक, इसीलिए इसे हम लोग उदारवादी काल कहेंगे। क्या नाम देंगे इसको? उदारवादी चरण। इस चरण को कहते हैं हम लोग उदारवादी चरण। उदारवादी चरण के बाद जो ये 1905 से 17 का चरण है, यहां देखेंगे कांग्रेस के अंदर उग्रवाद का भावना यहाँ प्रकट होने लगता है। कुछ लोग यहाँ उग्रवादी नजर आते हैं, उन्हीं लोग का प्रभाव कांग्रेस में रहता है। यह है उग्रवादी चरण। 1917 और से 1947 ईस्वी तक की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के उस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है। यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी का एक नया अध्याय में एक ऐसे उल्का पिंड के तरह आकर टपकते हैं कौन? महात्मा गांधी का आगमन होता है। और इसीलिए इस युग को, मतलब गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर के आजादी तक के काल को हम गांधी के नाम का काल रख देते हैं। इसीलिए इसको हम लोग गांधीवादी काल कहते हैं, गांधीवादी काल कहते हैं, गांधीवादी चरण। और इसे हम लोग कभी कभी गांधीवादी युग भी कहते हैं। अपने आप में गांधीवादी युग है ये। अब इसमें अगर मुख्य रूप से देखेंगे, तीन महत्वपूर्ण घटना, गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला अखिल भारतीय स्तर पर तीन महत्वपूर्ण आंदोलन होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला होगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा वो मतलब असहयोग आंदोलन से पहले भी तीन महत्वपूर्ण आंदोलन करेंगे। पहला किसान आंदोलन जो बिहार के चंपारण से स्टार्ट होगा, दूसरा मजदूर आंदोलन जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों से शुरुआत होगी, और तीसरा है खेरा सत्याग्रह। तो ऐसे में उन्हें गांधी जी के आगमन से पहले उग्रवादी चरण है और उग्रवादी चरण से पहले कांग्रेस की शुरुआत में यह उदारवादी चरण है। हम लोग पहले जानेंगे कि इसकी शुरुआत जब कांग्रेस से होती है। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, अभी अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो इसमें भी पूछा गया कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा बेसिक रूप में जान ले कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे आज कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस। इसका नाम क्या है? अखिल भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस। क्या है? अखिल भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस। जब अखिल भारतीय कांग्रेस की बात करेंगे हम लोग, अखिल भारतीय, ये क्या हो रहा है? अखिल भारतीय कांग्रेस की जब बात करेंगे हम लोग तो इसमें देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहले इसकी स्थापना का डेट अगर देखें तो यह 28 दिसंबर, कब है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना होता है। यह कहां होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कहां है? तो यह है मुंबई, बंबई में। उस समय उसे बंबई कहते थे, बंबई में होता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हो जाता है। उसके बाद अगर स्थापना के बाद देखें इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक में हम देख लेंगे, संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम साहब इसके संस्थापक हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। कौन है? सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। सेवानिवृत्त सिविल सेवक अधिकारी हैं ये। उसके बाद संस्थापक के बाद अगर देखें तो पहला अधिवेशन जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वो कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल के हैं और मुंबई में होने वाले बैठक की अध्यक्षता करते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हो गया। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हो गए और प्रथम अध्यक्ष हो गए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जब बात करें इस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, यानी वायसराय कौन था,
तो गवर्नर जनरल की बात कर लें तो इस समय गवर्नर जनरल है 1885 में भारत के लॉर्ड डफरिन। कौन है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। उसके बाद ध्यान दें कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है इसमें ग्लेडस्टोन है। कौन है? ग्लेडस्टोन। ग्लेडस्टोन यहां ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उस समय जब यहां भारत में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद हम संगठित रूप से स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत करेंगे, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस का ओवरव्यू देख लिया हम लोगों ने। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है और हम लोगों ने क्या देखा कि प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है और गवर्नर जनरल उस समय कौन है? लॉर्ड डफरिन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ग्लेडस्टोन है। आप लोग अगर मेरे साथ नोट करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है तो हमें सूचित करेंगे। चलते हैं हम लोग, इसके जस्ट बाद हम लोग एक स्लाइड और लेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसकी क्या खासियत रही। जब कांग्रेस का स्थापना होता है तो हम लोग देखेंगे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि अंग्रेज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसमें खास विशेषता के रूप में अगर देखते हैं, पहला अध्यक्षता अभी देखा कि हम लोगों ने कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में होगा, दूसरा अधिवेशन 1886 है और 1887 होगा, फिर 1888 होगा। तो यहां में कुछ विशेषता आपको नजर आएगा जो हम दिखाने वाले हैं। 1885 में देखिए इसका जो अधिवेशन होता है वह कहां होता है? बंबई में होता है। दूसरा अधिवेशन कहां होता है? कलकत्ता में होता है। उसके बाद अगर बात करें तीसरा अधिवेशन कहां होता है? यह मद्रास में होता है। चौथा अधिवेशन की बात करें तो यह इलाहाबाद में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद में होता है। अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो बंबई में जब अधिवेशन की अध्यक्षता करने की बात आई तो वहां डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आप लोगों ने देखा व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं आपको उमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा आएगा, वह भी आंसर सही होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। द्वितीय जो बैठक होता है कांग्रेस का 1886 में, यह कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद अगर बात करें 1887 ईस्वी में, 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपका मद्रास में और मद्रास में इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद अगर देखें कि चौथा अधिवेशन जब 1888 ईस्वी में होता है, यह इलाहाबाद में संपन्न होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले साहब। कौन करते हैं? जॉर्ज यूले। तो इसकी खासियत आप देख रहे हैं, पहला आपका, आप अगर थोड़ा सा मैपिंग को देखने का प्रयास करेंगे, यहां हम आपको अगर इंडिया का थोड़ा सा मैप बनाने का कोशिश करें तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि इंडिया का मैप होगा, आप अगर थोड़ा सा इंडिया का लोकेशन यहां देखने का प्रयास करें, आप अगर देखेंगे यहां आपका मुंबई है, यहां आपका क्या है? मुंबई है। उसके बाद यहां देखेंगे कोलकाता है, यहां मद्रास है, यहां आपका इलाहाबाद है। तो यहां मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद की बात कर ले, ये क्या है? मुंबई है। ये है आपका मद्रास, ये है आपका कोलकाता। यहां की बात करें तो ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, ये कोलकाता है, ये मद्रास है, ये आपका क्या है? मुंबई है। ये मुंबई है आपका। अब देख रहे हैं कि इंडिया के चार बैठक हुआ है कांग्रेस का। प्रथम 4 बैठक 4 कोने में आयोजित होता है। एक पहला होता है मुंबई में, दूसरा होता है कोलकाता में, तीसरा होता है मद्रास में, चौथा होता है आपका कहां? इलाहाबाद में। तो इसकी अध्यक्षता भी देखिए, थोड़ा सा अगर गौर करते हैं, ये मुंबई में जब इसकी बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो कहां के हैं? पश्चिम बंगाल के। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, उस समय बंगाल के। तो बंगाल के लोग कहां? बंबई की अध्यक्षता बंगाल के लोग कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी कहां के हैं? ये बंबई के हैं, बंबई से बिलोंग करते हैं। ये कोलकाता में अध्यक्षता कर रहे हैं, ये कोलकाता में अध्यक्षता बंबई से बिलोंग करने वाले लोग कर रहे हैं। मद्रास में जब बैठक होती है तो बदरुद्दीन तैयब जी कर रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी आप देखेंगे यह प्रथम मुस्लिम होगा जो कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, प्रथम मुस्लिम। और यह क्या है? प्रथम पारसी।
इनकी बात करें तो ये प्रथम, आप इसको हिंदू कह सकते हैं, बनर्जी प्रथम हिंदू, ये हिंदू है, ये पारसी है, ये मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम है। उसके बाद यहाँ जॉर्ज यूले की बात करना, ये यूले होगा, जॉर्ज यूले हैं, ये प्रथम अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें खासियत देख रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता और कांग्रेस को बैठक को लेकर भी एक व्यवस्थित योजना है इसके कांग्रेस के पास, ताकि पूरे भारत को एक साथ जोड़ा जा सके, भारत में भेदभाव की कोई गुंजाइश न रह जाए और भारत के लोग टुकड़े टुकड़े में लड़ाई लड़ने की बजाय एकजुट होकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दे। तो इसलिए इन लोगों का एक रणनीति रहता है कि हम 4 बैठक अलग अलग स्थानों, इसी तरह के आगे की बैठक भी होंगे। सबसे ज्यादा बैठक कोलकाता में आयोजित होता है और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग अलग अलग बैठक अलग अलग समय में हुआ है। तो ये कांग्रेस की खासियत रही थी जो हमें आपको बताना था। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे, वो कहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता किए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कहां पर उसने अध्यक्षता किया पहली बार, तो मद्रास में 1887 में। दादा भाई नौरोजी, आपको इसी दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं हम लोग, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आप देखेंगे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रथम संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम है। तो आप इसके नेक्स्ट में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कांग्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें आज, तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी। आप मेरे साथ फास्टली नोट करते जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, अभी आप लोगों ने देखा, बदरुद्दीन तैयब जी। ये वैसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी कब किए हैं, 1887 में। कौन सा, मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जॉर्ज यूले साहब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुए, जॉर्ज यूले। ये इन्होंने 1888 ईस्वी में कौन सा किया, इलाहाबाद की अध्यक्षता की, इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो यह एनी बेसेंट है। कौन है, एनी बेसेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो यह एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन। आज जिसे हम लोग कोलकाता कहते हैं उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता अधिवेशन। अगर बात कर लें कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये होंगी आपकी सरोजनी नायडू। कौन होगा, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 ईस्वी में अध्यक्षता किया, कहां में, तो नागपुर के सम्मेलन में, कानपुर के सम्मेलन में। कौन सा, कानपुर सम्मेलन, कानपुर के सम्मेलन की अध्यक्षता की 1925 में सरोजनी नायडू। अगर कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो ये कौन थी, आपकी कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। आप कादम्बिनी गांगुली के बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी याद रखेंगे, कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक थी। मतलब ये बंगाल से थी और पूरे भारत में पहली महिला जिन्होंने स्नातक डिग्री हासिल किया था, यानी पहली ग्रेजुएट महिला थी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला भी थी जो 1990 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित की थी। तो कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे, अगर मेरे साथ आप नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे। ये है दादा भाई नौरोजी, और आप अगर इसे नोट करना चाहें तो ये है आपके कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आप इसे नोट करना चाहें, ये है आपके इलाहाबाद के अध्यक्षता जॉर्ज यूलेक ने किया है। अगर आप इसकी अध्यक्षता की बात कर लें तो ये एनी बेसेंट है आपका। उसके बाद ये है आपकी सरोजनी नायडू। अगर इनकी बात कर लें तो ये है आपके कौन, कादम्बिनी गांगुली। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज अध्यक्ष, भारत की स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष रहे, भारत की स्वतंत्रता के समय लिखा गया है, इसको नहीं लिखेंगे आप। अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद में हमने देखा। अंग्रेज अध्यक्ष बहुत कम रहे हैं कांग्रेस के, इसीलिए हमने उसे एक साथ कलेक्ट करके दे दिया है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज ने किया था, तो इनमें से कोई भी नजर आए तो आप उसमें टिक मारेंगे। जॉर्ज यूले साहब, अभी आपको बताया था 1888 ईस्वी के कौन सा अधिवेशन, 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे। उसके बाद दूसरा था विलियम वेडरबर्न, ये 1889 में बंबई अधिवेशन की, और 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं विलियम वेडरबर्न। आप कम से कम इन चारों का नाम अगर रख लेते हैं याद, जॉर्ज यूलिए, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, तो इन 4 लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो इन लोगों को आप देख लेते हैं, जॉर्ज यूले है, विलियम वेडरबर्न है, अल्फ्रेड वेब है, हेनरी कॉटन है। हेनरी कॉटन 1904 में बंबई अधिवेशन और अल्फ्रेड वेब 1894 में। अगर इनमें से अगर आप कुछ गौर करके एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं, अगर यहाँ आप सही से गौर कर पा रहे हैं तो एक और निष्कर्ष आपका निकल सकता है यहाँ, कि इनमें से आप देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला कौन है 1910 में, फर्स्ट वाला कौन है 1885 में। मतलब कांग्रेस का पहली बार किसी अंग्रेज ने अगर अध्यक्षता किया तो 88 में इलाहाबाद अधिवेशन में। अगर पूछ दे आपको कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला अंतिम अंग्रेज कौन था, सबसे अंत में किसने किया 1910 इसमें इलाहाबाद अधिवेशन में, कौन, विलियम वेडरबर्न। तो ये भी आपका निष्कर्ष यहाँ से निकल जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस का देखेंगे प्रमुख अधिवेशन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। अभी हम लोग कांग्रेस को देख रहे हैं, मुख्य रूप से हमारा टॉपिक अभी कांग्रेस है। कांग्रेस का अपन लोगों ने देखा स्थापना, अध्यक्ष, संस्थापक, और उस समय आपके कौन ये थे वायसराय, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, किसे ग्रैंड ऑलमेन कहा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, तो उन सब चीज को देखने के बाद फिर हम लोगों ने देखा अंग्रेज अध्यक्ष कौन है। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, 1947 तक आते आते कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो स्वतंत्रता संघर्ष के कई महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाता है। तो हम लोग थोड़ा इस पर बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कांग्रेस से संबंधित कुछ कथन थोड़ा देख लेते हैं। जब अधिवेशन की बात करें तो थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ, जब टॉपिक आपका दिया हुआ है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तो हम लोग फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए आप लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। आज हम लोग टू दी पॉइंट बात करने वाले हैं, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। आज हम लोग सीधी बात नो बकवास के तर्ज पर कुछ बात करेंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कितने रहे हैं आपने देखा है, 1885 का जो पहला अधिवेशन था ये तो प्रथम अधिवेशन है इसलिए चर्चा में है। उसके बाद देखेंगे 1896 ईस्वी का अधिवेशन। 1896 ईस्वी का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। आप मेरे साथ फटाफट नोट करते जाएंगे, कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपको करते हैं कौन, इस अधिवेशन की सबसे बड़ा खासियत यहाँ वंदे मातरम गीत गाया जाता है। क्या कहा जाता है, वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार यहाँ गाया गया। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्षता करते हैं, रहीमतुल्लाह सयानी। उसके बाद अगर 1896 की बात करें तो मुख्य रूप से आप 1905 ईस्वी में अगर बात करें तो 1905 ईस्वी में इसका जो ये अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अब 1906 की बात कर लें तो यह कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित होगा। कलकत्ता, हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमको बता रहे हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी करते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसका इसलिए भी है, नौरोजी हैं ये, और इसका इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द को अपनाया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस ने स्वराज शब्द को स्वीकार किया। यहां से कांग्रेस में स्वराज शब्द को कब से स्वीकार कर लिया, 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। आप अगर थोड़ा सा जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसमें हम लोग देखेंगे 1906 का जब अधिवेशन होता है तो वहां कितना लड़ाई होता है नरम दल और गरम दल के बीच, और ये नरम दल गरम दल का लड़ाई यहीं खत्म नहीं होता। 1907 ईस्वी में जब आते हैं, 1907 ईस्वी में आकर के देखेंगे कि सूरत अधिवेशन होता है। कौन सा, सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन
सूरत अधिवेशन की बात करें तो ये सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट जाता है। गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो जाती है। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस क्या होती है? विभाजित हो जाती है। गरम दल के नेता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लाल बाल पाल। ये मुख्य गरम दल के नेता थे। लाल से सीधा तात्पर्य था लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल मतलब ये आपके थे, ये आपका था लाल बाल पाल की अगर बात कर लें, लाल बाल और पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये तीनों गरम दल के प्रमुख नेता थे। 1906 को 1885 प्रथम अधिवेशन, ये क्या है? प्रथम अधिवेशन तो लिख लेंगे आप लोग। अगर आप लोगों ने नोट किया, 1896 कलकत्ता का वंदे मातरम पहली बार गाया गया। रहमतुल्लाह सैनी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1906 ईस्वी की बात करें, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। स्वराज शब्द को पहली बार कांग्रेस स्वीकारा है। 1907 ईस्वी की बात करें, सूरत में अधिवेशन होता है। गरम दल नरम दल के बीच ब्रेकअप हो जाता है, यानी कांग्रेस टूट जाती है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के किसमें होता है? सूरत अधिवेशन में होता है। अगर इसमें हम लोग नेक्स्ट की बात करें, आप लोग इसे नोट किए तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें इसमें, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 1900 इसमें आ जाएगा। 7 के बाद अगर देखें तो 1916 मुख्य रूप से आपका 1916 ईस्वी का एक अधिवेशन है। यह अधिवेशन है आपका लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इस लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन का, लखनऊ अधिवेशन में देखेंगे कि जो 1907 में कांग्रेस विभाजित हुआ था, नरम दल गरम दल वो एक साथ आएंगे। क्या होगा? नरम दल और गरम दल, ये दोनों ही एक दूसरे से फिर आकर के मिल जाते हैं। क्या होता है? इन दोनों का आपस में फिर से मिलना हो जाता है। नरम दल गरम दल आपस में आकर के मिल जाते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपसे पूछा जाता है। आप लिखेंगे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन का खासियत यह भी है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी पैचअप होता है। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं। तो इसीलिए लखनऊ अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में एक साथ आते हैं, गरम दल नरम दल एक साथ आते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं यहाँ 1916 ईस्वी के बाद का जो अधिवेशन है, 1917 ईस्वी का अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन का जो आयोजन होगा वह कलकत्ता में होने वाला है। इस अधिवेशन के आयोजन कलकत्ता में होगा। खास इसका ये बात इसमें है कि प्रथम महिला अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगी। प्रथम महिला एनी बेसेंट इसका अध्यक्षता करती है। कौन करती है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट देख लिए हैं अगर आप, तो आप यही में देखिए कि 1925 ईस्वी का फिर से एक अधिवेशन आएगा। 1925 ईस्वी का अधिवेशन कानपुर में होने वाला है। अभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना। कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला करेगी। कौन करेगी? प्रथम भारतीय महिला। आप बताएं कि प्रथम भारतीय महिला, अभी आप लोगों को हमने बताया भी है, जल्दी से आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे कि कौन है प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की कानपुर अधिवेशन में। अभी पिछले ही स्लाइड में हमने आपको बताया। तो 1925 ईस्वी के जस्ट बाद अगर बात करें, मुख्य रूप से आपका अधिवेशन 1929 का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1929 ईस्वी का अधिवेशन आपको पता है ये लाहौर में आयोजित होती है। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन है। लाहौर अधिवेशन है, आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए जाना जाएगा। लाहौर अधिवेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ कौन अध्यक्षता करेंगे? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता ही नहीं करते हैं, बल्कि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य, सबसे पहले स्वराज अभी हम लोगों ने देखा स्वराज शब्द को कब स्वीकारा? 1906 में। 1929 तक आते आते हमने कह दिया कि हमें केवल स्वराज से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूर्णतः स्वराज चाहिए। मतलब वहां स्वराज का मतलब था कि आप हमारे यहाँ
हम अंग्रेजों के अधीन ही रहकर एक डोमिनियन स्टेटस लेकर के काम कर सकते हैं, केवल हमें अपने देश को स्वतंत्र कर दिया, हम आपके अधीन रहेंगे। लेकिन अब हम कहते हैं हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यहाँ पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद होगा। यही में आप देखेंगे कि आप रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर नेहरू द्वारा पहली बार झंडा फहराया जाएगा, झंडा उत्तोलन होगा। तो पहली बार यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। इसी समय हम घोषणा करते हैं प्रत्येक वर्ष जो है हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग आगे चल के 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन के स्मृति में। तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग 1929 ईस्वी के बाद 1939 ईस्वी का अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन है ये त्रिपुरी अधिवेशन है। त्रिपुरी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, त्रिपुरी वाला क्षेत्र। तो त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन की में क्या खास बात है कि सुभाष चंद्र बोस इसमें जीतते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में जब अध्यक्षता ग्रहण करते हैं तो गांधी जी इससे सहमत नहीं है। गांधी जी सहमत किससे थे? तो सीतारमैया से, पट्टाभी सीतारमैया से। पट्टाभी सीतारमैया को जब यह सीट नहीं मिल पाता, अध्यक्ष नहीं बन पाते, तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर एक खलबली मच जाती है। सुभाष चंद्र बोस को यह आभास होता है कि कांग्रेस को टूटने से अच्छा है, कांग्रेस को बिखरने से अच्छा है कि मैं इस्तीफा ही क्यों न दे दूं। 1939 ईस्वी में आकर के सुभाष चंद्र बोस क्या देते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस्तीफा देने के बाद वो क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में ही करते हैं, कांग्रेस से त्याग देकर। कौन है ये त्याग करने वाले? ये है आपके सुभाष चंद्र बोस। तो अब अगर बात करें नेक्स्ट आपका क्या है, 1939 ईस्वी के बाद का जो कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट होगा वह होगा आपका 1942 का। 1942 ईस्वी का जो कांग्रेस की अध्यक्ष कांग्रेस जब आयोजित होगा, इस समय भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी। यहाँ क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होगी, छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट थे जो हम लोगों ने देखा कि मतलब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन जो स्वतंत्रता संघर्ष में कई महत्वपूर्ण पड़ाव थे। तो इनको देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये भी देखें, स्लाइड आपके लिए रुका हुआ था यहाँ। कांग्रेस के अधिवेशन से को हम लोगों ने देख लिया, कांग्रेस की स्थापना को देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन जो आपको प्रायः पूछा जाता है कि कांग्रेस के निम्नलिखित कथन को कांग्रेस के बारे में किसने कहा है, या यह कथन किसने कहा है। तो आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन हमने कलेक्ट करके लाया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। किसने कहा? कांग्रेस की स्थापना के बाद देखेंगे ना, इसमें उदारवादी लोग जो हैं तो वो संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेज उनकी सुनती नहीं है। फिर भी वो संवैधानिक भीख मांगना, याचना करना, मतलब लव लेटर लिखना, इस टाइप की प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें गरम दल के कुछ लोग आ जाते हैं। उनका कहना है कि मांगने से भीख नहीं मिलेगी, मांगने से आजादी नहीं मिलेगी, मांगने से केवल भीख मिलती है। ऐसे में हमें आजादी लेने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। इसमें कुछ अंग्रेज हैं जो शुरुआत में कांग्रेस की स्थापना में मदद किए हैं, लेकिन अंत में जब धीरे धीरे उसको पता चलता है कि कांग्रेस अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को अब जो है रोकना मुश्किल हो जा रहा है, तो वो उसका विरोध करने लगते हैं। फिर भारत के कुछ लोग हैं जो गरम दल के हैं, जो नरम दल के प्रभुत्व वाला कांग्रेस को कई आलोचना के शब्द कहने लगते हैं। तो इसमें देखेंगे कांग्रेस अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है। ये भारत के अश्विनी दत्त का, इसका ये किसका कथन है? अश्विनी कुमार दत्त का है। ये किसका अधिवेशन है? अश्विनी कुमार दत्त का है। अश्विनी कुमार दत्त ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना 3 दिनों का तमाशा है। क्या है? कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। मतलब 3 दिनों का तमाशा मतलब प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में 2-3 दिन की बैठक करते हैं, 3 दिन का तमाशा कर लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। कांग्रेस में आए हुए जितने भी लोग हैं उदारवादी, सभी कोई लेक्चरर हैं, अक्सर लोग क्या है? एडवोकेट हैं, और ये लोग पेशेवर लोग हैं, और ये 3 दिन का तमाशा करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कांग्रेस अधिवेशन जो है ये 3 दिनों का तमाशा है। उसके बाद बात करें, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब करें लॉर्ड डफरिन, हमने बताया उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। तो अब इसमें लाला लाजपत राय जब गरम दल के नेता हैं, तो उनका कहना है कि ये जो उदारवादी लोग काम ऐसा क्यों कर रहा, पता है कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है ना, वो तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, वो मस्तिष्क शिशु है।
दिमाग की उपज है, कभी आपको देगा यहां मस्तिष्क शिशु। मस्त ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन का ब्रेन चाइल्ड के रूप में कांग्रेस को देखता है कौन? ये है लाला लाजपत राय। ये विरोध करते हैं कांग्रेस को, शुरुआती कांग्रेस के लोगों का, लाला लाजपत राय। तो देखेंगे कि फिर कांग्रेस मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। अब कांग्रेस की स्थापना में लॉर्ड डफरिन पहले मदद किया है, लेकिन जब लॉर्ड डफरिन को यह आभास होने लगता है कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो आजादी का प्रयत्न कर रहा है, तो इसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस तो बस मुट्ठी भर कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, इसमें 10-20 लोग हैं, उन्हीं का यह प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत का नहीं है, नाम केवल अखिल भारतीय। तो क्या है, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कौन कहते हैं? लॉर्ड डफरिन कहते हैं, गवर्नर जनरल हैं उस समय के। लॉर्ड डफरिन साहब का कथन है कांग्रेस मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। इसमें देखिए भारत के लोग कैसे इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस जो है क्या है, क्षय रोग से मरने वाली है। जब कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली की बात आती है, ये कौन कहेंगे? ये आपका अरविंद घोष है। अरविंद घोष कौन है? अरविंद घोष, ये भी गरम दल के नेता हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाले हैं। तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। अब देखिए भारत के लोगों को यहीं से देखते हैं, धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। कौन करते हैं? विंस्टन चर्चिल। कौन कहेंगे? चर्चिल क्या करने का प्रयास कर रहा है? कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है। तो ये सब थे कुछ महत्वपूर्ण कथन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ और कथन है, कांग्रेस याचना या भीख मांगने वाली संस्था है। ये कौन कहते हैं? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि कांग्रेस क्या है, बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि कांग्रेस क्या है, भीख मांगने वाली संस्था बन गई है, अंग्रेजों के सामने हाथ पसारते रहती है और यह भीख मांगने वाली संस्था है। कौन कहते हैं? लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मैं मदद कर सकूं। कांग्रेस क्या कर रही है? लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि उसके शांतिपूर्ण मरने में मैं मदद कर सकूं। ये किसका कथन हो सकता है? ये जो है आपका कर्जन है। कौन है? लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल है 1899 से 1905 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन का यही अग्रदूत है। बंगाल विभाजन को करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। बंगाल विभाजन के समय कौन थे? कांग्रेस, ये वायसराय, ये थे कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, इसे शांतिपूर्वक मरने में मैं मदद करने की इच्छा रखता हूं। अब देखते हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये कौन कहते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं। कौन कहते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ाई किया किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस के स्थापना से ही हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष की व्यवस्थित या संगठित लड़ाई की शुरुआत होती है। आज का क्लास हम लोगों का यहां तक होने वाला था। कांग्रेस के मतलब हम लोगों कांग्रेस के बारे में डिटेल समझ लिया। अब हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी के प्रत्येक ईयर के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, जो टू दी पॉइंट होगा, सीधी बात, नो बकवास के तर्ज पर वो क्लास होने वाला है। उसमें हम लोग टाइम लाइन को देखेंगे। क्या करेंगे? टाइम लाइन को देखेंगे और बिल्कुल टू दी पॉइंट हम लोग घटनाओं को देखेंगे। प्रत्येक साल बेमिसाल के नाम से वो आपका वीडियो आने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें रिवीजन की बात कर लें, तो थोड़ा सा रिवीजन आप कर लीजिए। इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि कांग्रेस स्वतंत्रता संघर्ष 1885 से 1947 की बात करें तो इसमें 3 भाग में 3 चरण में बांटे थे हम लोग। उदारवादी चरण, कांग्रेस की स्थापना के साथ ही उदारवादी चरण शुरू होता है। 1905 के बाद जाकर उग्रवादी चरण और 1917 के बाद जाकर के गांधीवादी चरण। आज हम लोग फिर यह भी देखा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। हम लोगों ने यह भी देखा कि 85, 86, 87, 88 में जब प्रथम 4 अधिवेशन हुए उसकी क्या विशेषता रही, क्या खासियत था। इसके बाद ही हम लोगों ने फिर से देखा कि कांग्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जिसमें ग्रैंड ऑलमेंट ऑफ इंडिया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, या इन सभी और तथ्य को। फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन कौन अंग्रेज थे, 4 महत्वपूर्ण अंग्रेज, और 5 अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसमें हम लोग फिर देखें कि कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन
इसमें हम लोगों ने देखा 3 दिन का तमाशा किसने कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह प्रतिनिधित्व करती है, वो डफरिन ने कहा। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, यह किसने कहा, अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, यह चर्चिल ने कहने का प्रयास किया। फिर हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली या याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस भीख मांगने वाली या याचना करने वाली संस्था है, ये कौन कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण मौत आने में मैं इसे मदद कर सकूं, ये करजन कहता है। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी कहता है। तो आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह के वीडियो और भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।